अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। हमारे फर्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है 9th क्लास का और किस चैप्टर में से आपका कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। सेकंड में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। वो कि आपके लिए ये नया टॉपिक है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपके पास नंबर्स की अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में और आप क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स में हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। एक होती है रोज में नंबर की अरेंजमेंट और दूसरी होती है कॉलम में, ठीक है। हम नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम लिख देते हैं, वो डिफाइन हमें करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। जब भी हमने इक्वलिटी को डिफाइन करना है या कंपैरिजन करना है तो हमारे पास का होना लाजमी है, ठीक है। हमने जब इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो इट मीन हम दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। किस तरह का कंपैरिजन करेंगे, दो चीज़ों का हम उसमें कंपैरिजन करेंगे। नंबर वन हम देखेंगे कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो फिर हम चेक करेंगे कि उन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं तो हम कहेंगे बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। ये तो है इक्वल मैट्रिक्स, हमने चेक करना है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, मींस कि मैंने दोनों मैट्रिक्स में इक्वलिटी का साइन लगाया है, इक्वलिटी का साइन यूज किया है, तो इट मींस उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है, ठीक है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है सेम प्लेस वाली वैल्यूज इक्वल है। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन दिए थे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड आउट करना था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करने थे कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ओके, होप सो आपने किए होंगे। अगर नहीं किसी बच्चे को समझ आए तो बेटा वो बता दे ताकि मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी की, जिसमें हमारे पास है a plus c, a plus 2b, c minus 1 and 4d minus 6 equal 0 minus 7 3 and 2d। अच्छा बेटे, मैंने आपको बताया अगर तो मैं कहता हूं कि आपने मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है, फिर आपने कंडीशन चेक करनी है कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं है, ये आपने चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी का साइन यूज कर लेता हूँ दो मैट्रिक्स के बिटवीन, तो इट मीन इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, कंपैरिजन करके यहाँ से मैं डिफाइन करता हूँ चार इक्वेशंस हमारे पास बनेंगी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है। यहाँ पे इस प्लेस पे हमारे पास है ए प्लस सी हमारे पास इक्वल होगा 0। सेकंड हमारे पास इक्वेशन होगी a प्लस 2b, सेकेंड प्लेस पे a प्लस 2b है, इसकी सेकेंड प्लेस पे हमारे पास क्या है -7। इसी तरह हमारे पास सेकेंड कॉलम की फर्स्ट प्लेस पे है c-1 इक्वल, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3, c-1 इक्वल 3। और लास्ट में हमारे पास जो सेकेंड कॉलम की सेकेंड एंट्री है हमारे पास वो है 4d-6 इक्वल, और यहाँ पे उसी प्लेस पे एंट्री है 2d। हमने कंपैरिजन करके दोनों एंट्रीज को आपस में इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बेटे क्या है, अच्छा हमारे पास बेटा यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें जस्ट वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास वन अल्फाबेट है, ए बी सी डी या एक्स वाई जी, जो भी आपके पास एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में देखें ए और सी दो अल्फाबेट हैं, तो इट मीन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड देखें ए और बी दो अल्फाबेट है, मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन देखें c-1 इक्वल टू 3, इसमें एक ही अल्फाबेट है c, जस्ट हमारे पास एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास वन इक्वेशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसमें सिंगल अल्फाबेट यूज हो रहा है, वो है हमारे पास d, ठीक है। यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, लेकिन है तो d सिंगल अल्फाबेट है हमारे पास, तो इट मीन सेकंड इक्वेशन हम ये सॉल्व करेंगे, देन हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे c इक्वल 3, हमारे पास रूल होता है बेटा कि जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास होते हैं अननोन या वेरिएबल, ठीक है, जिसे आप अल्फाबेट कहते हैं या अननोन्स कहते हैं, वो आपके पास होते हैं इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे आपने सारे के सारे नंबर्स को
अच्छा बेटा मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन। आई थिंक आपका है पेपर है मंडे को है पेपर आई थिंक आपका, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं डेफिनेशन बेटा आपको बताऊंगा, कोऑर्डिनेट प्लेन की भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी डेफिनेशन। ओके अच्छा हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। c-1 = 3, ठीक है। आप देखिए बेटा यहाँ पे -1 है, ये एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे और यहाँ भी +1 करेंगे। ये +1 इस -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ c इक्वल करना है इस इक्वेशन को, वही प्रोसीजर लेके हम चलेंगे क्या 4d - 6 = 2d + 6। यहाँ पे हम -6 को खत्म करना चाह रहे थे तो हमने यहाँ भी +6 कर दिया और यहाँ भी +6 कर दिया, ये 6 से कैंसिल, 4d = 2d + 6। अब मैंने आपको स्टार्ट में अभी बताया कि अल्फाबेट कहाँ पे होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए सबके सब। ओके अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4d = 2d + 6, यहाँ भी -2d कर देंगे और इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी -2d कर देंगे। क्या करना चाह रहे हैं हम, 2d को राइट हैंड साइड से खत्म करना चाह रहे हैं, तो 2d से कैंसिल हो जाएगा। 4 - 2 = 2d विच इज इक्वल टू 6। अब हमने बेटा d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d के साथ जो एक्स्ट्रा हमारे पास नंबर है वो है 2, हम बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, d = 3। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है अभी तक, एक हमने फाइंड आउट की है c = 4 और सेकंड हमने वैल्यू फाइंड आउट की है d = 3। अभी तक बेटे आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 2 वैल्यूज। हाँ जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज, जी बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे आज, और हम एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और एक ये बची का क्वेश्चन है हमारे पास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन, वो भी हम करेंगे। ओके अच्छा अब यहाँ देखें बेटा 2 इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a और c है। एक इक्वेशन को हम सॉल्व तब कर सकते हैं 2 वेरिएबल के साथ जब हम उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दें, मींस कि या तो हमें a का पता हो कि a का आंसर क्या है, या हमें c का पता हो कि c का आंसर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे c का आंसर हमारे पास क्या है 4, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट c = 4। यहाँ पे c की जगह लिख देंगे a + 4 = 0, a = 0, 4 को वहां शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा -4, a = -4। ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया a का। ओके अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने a और ये लास्ट इक्वेशन है, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें a की वैल्यू पता होगी। a की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है क्या है -4, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट a = -4, a की जगह हम लिख देंगे -4 + 2b = -7। बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, मींस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने जरूर खुद ही सॉल्व करना है और साइन की मिस्टेक करनी है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -7 + 4, आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा -3। ओके अब आपने बेटा बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे ये 2 कैंसल और हमारे पास आंसर आएगा b = -3/2। हमने a, b, c और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके बेटा अब इस क्वेश्चन में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज नहीं, यूनिट नंबर 9 में हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन। जी बेटा फिजा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक आपने बेटा पूछा है कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा जल्दी से बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी। मैं चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ से भी बता दूँ कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन ताकि अगर आपको थोड़ी सी अगर वो वर्डिंग मेरी डेफिनेशन की थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो आप उसे यहाँ से भी सॉल्व कर सको। ठीक है तो बेटा आपकी है पेज नंबर 146 पे है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन की। ओके बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है ओके क्लियर है बेटा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी करना है, पहले हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। हाँ जी कोऑर्डिनेट प्लेन बेटा एक तो इसकी डेफिनेशन है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, द कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन gives a 1-1 correspondence between
आर मल्टीप्लाई आर एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देती है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ओके अच्छा, अब यहाँ पे है बेटा, ये आपके पास क्या है, रियल लाइन जिसे आप आर कहते हैं। ठीक है, आर आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और प्लेन आपको पता है आप प्लेन कैसे बनाते हैं, एक इस तरह लाइन लगाते हैं और एक इस तरह लाइन लगाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाता है। मतलब आपके माइंड में ये फिगर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरह की होती है, कि आपने एक इस तरह लाइन लगानी है और एक इस तरह लाइन लगानी है, ये आपके पास बन जाएगी कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक्चुअल में ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी हमारे पास रियल लाइन होती है और ये भी हमारे पास क्या होती है, रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइंस मींस के जो आप सेकंड चैप्टर में ड्रा करते हैं ना, नंबर्स ऑन द रियल लाइन, ये वो लाइन है। 8th में भी आप पढ़ के आए हैं और सेकंड चैप्टर में भी 9th में पढ़ते हैं कि आपने क्या करनी, इस तरह की लाइंस एक ड्रा करते हैं, मिड में 0 होता है आपके पास और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यही सीन आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिड में 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है। ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट कंसेप्ट जहां से कोऑर्डिनेट प्लेन स्टार्ट होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जब परपेंडिकुलर हम लिख देती हैं तो इट मींस हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल में आर क्रॉस आर का मतलब है एक रियल लाइन ये और एक रियल लाइन ये, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर पेयर इसके बना दिए हैं, तो हमारे पास जो प्लेन बन गई है दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसको डिफाइन किस तरह करेंगे। द कोऑर्डिनेट प्लेन, the coordinate plane defines or gives 1-1 correspondence, 1-1 correspondence between R cross R and points on Cartesian plane and points on कार्टेशियन प्लेन। ये इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है जो पेज नंबर आपके पास गिवन है, पेज नंबर 146 पे। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं अपनी वर्डिंग में, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज फाउंड बाय टू रियल लाइंस परपेंडिकुलरली कट ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। परपेंडिकुलरली को आप इससे रिमूव कर सकते हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर वेयर दे कट ईच अदर, दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन और ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह डिफाइन करेंगे तो मे बी आप उसमें थोड़ी सी गलती कर दें वर्डिंग की, तो आप बुक की ही डेफिनेशन करें। बुक के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट प्लेन गिव्स 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन आर मल्टीप्लाई आर एंड पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि दो हमने रियल लाइंस देनी है, उनको परपेंडिकुलरली कट करवाना है, जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में प्लेन को डिवाइड करता है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बेटा कि आर क्रॉस आर क्या होता है, आर मल्टीप्लाई आर, ये एक्चुअल में हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर पेयर को। ऑर्डर पेयर हमारे पास होता है एक्स वाई such that x and y belongs to R। ये कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन दोनों की डेफिनेशन बेटा सेम होती है, लेकिन जब हम कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने दो लाइंस आर, रियल लाइंस आर क्रॉस आर को परपेंडिकुलरली कट करवाने, एक दूसरे को कट करवाने के बाद जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ओरिजिन। इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। ओके, हाँ जी फिजा बेटे, क्लियर है आपके पास डेफिनेशन? हाँ जी फिजा बच्चे बताएं जल्दी से, कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन क्लियर है? और जो भी हम ज्योमेट्रिकल शेप को कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्कस करते हैं दैट दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री। ओके, हाँ जी, अब हम नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस
हाँ जी, सॉरी बेटा, आप लोग को लग रहा होगा कि पता नहीं हम कहाँ चले गए हैं। तो अब हम वापस आते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आपके पास डिफाइन है, 12 to 13 टाइप्स आपके बुक में डिफाइन है। उसमें हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है? फर्स्ट टाइप है हमारे पास, नंबर 1 इज रो मैट्रिक्स। जो उस दिन बेटे आप पूछ रहे थे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ओनली 1 रो होती है, और रो ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब मैंने लिखी थी। ओके अच्छा, यहाँ पे अब बेटा हमने डिफाइन करना है रो मैट्रिक्स को, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 रो, a matrix that has only one row is called row matrix, is called row matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। मींस के रो 1 होनी चाहिए और कॉलम आपके पास जितने मर्जी हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, a इक्वल टू 1 3 5, b इक्वल टू 2 7, c इक्वल टू 2 3। किसी भी तरह के नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन रो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा? रो हमारे पास 1 हो तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। इसी में को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स। अगर हमने कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 रो की जगह हम क्या लिख लेंगे बेटा? कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? a इक्वल, इसी को आप कॉलम में लिख दें 1 3 5, b इक्वल 2 7, c इक्वल 2 3। नीचे वाले तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं? कॉलम मैट्रिक्स हैं, और ऊपर वाले तीनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं? रो मैट्रिक्स हैं। ये रो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं, ये नीचे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट इसकी हमारे पास जो थर्ड टाइप है बेटा, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा, क्लियर है? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। नंबर ऑफ रोज कह रहा हूँ बेटा, ये नहीं कि आपने एंट्रीज देखना स्टार्ट कर देनी है कि एंट्रीज जो है रोज और कॉलम की एंट्रीज को सेम होना चाहिए। नहीं, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसे डिफाइन करने लगा हूँ, ए मैट्रिक्स दैट हैज अनइक्वल number of rows and columns is called rectangular मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि a matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to number of columns of M। पेज नंबर 5 पे ये डिफाइन है। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में आप इस तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, A इक्वल 2 1 3। इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, इसी तरह हम b इक्वल लिखते हैं 2 7 3 5 8 एंड 4। ये हमारे पास क्या है? ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह हम c इक्वल एक और मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। बस ये आपके पास कंडीशन है, किसी भी तरह के नंबर से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। यहीं से मैं डिफाइन करता हूं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स दैट हैज अनइक्वल की जगह हम क्या लिख देंगे? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड स्क्वायर
मैट्रिक्स मींस कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर 2 रोज हैं तो कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए। अगर 3 रोज हैं तो कॉलम्स भी कितने होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे दीज मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ बेटा 2 1 3 3 1 5 8 1 7। ये हमारे पास इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं बी इक्वल 2 1 7 एंड 3, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जीरो, नल और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी हमें नेम से ही अंदाजा हो रहा है कि नल और जीरो, नल और जीरो का मतलब है एंटीज जीरो का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, लेकिन कुछ रिलेशन नहीं, सारा का सारा रिलेशन ही जीरो का होगा। क्या होगा कि सारी की सारी एंट्रीज जीरो के इक्वल हो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो के इक्वल हो और ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, चाहे 1/1 का हो, चाहे 1/2 का, 2/1 का, 2/2 का, 3/3 का, जिस मर्जी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, लेकिन उसकी सब एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे और नल मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे इसे डिफाइन कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स को हम स्पेशली रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है बेटा। 2 मैट्रिक्स हैं जिनको हम स्पेशल नेम देते हैं, जिनके लिए हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। एक हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं ओ की। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ 1/2, ठीक है, मीन्स कि मैंने यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स लिखा है किस ऑर्डर का, 1/2 का, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 0। मीन्स कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो 2 कॉलम हो गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। मीन्स के उसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। वैसे हम जो भी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं उसको कोई भी अल्फाबेट का हम नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, कुछ भी हम कह सकते हैं उसे। अगर हमने नल और जीरो मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो हम स्पेशली उसे रिप्रेजेंटेशन किसकी देंगे, ओ की रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके बेटा मैं बताता हूँ। हाँ जी, यहाँ देखिए बेटा, बेटे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में बेटा हमारे पास मेन दो, हमारे पास उसके अंदर जो अरेंजमेंट्स होती हैं ना, उनके 2 नाम है हमारे पास। एक तो होती हैं रोज और दूसरी होती हैं कॉलम्स। यही दोनों चीजें हमारे पास डिफाइन करती हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसको हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी डिफाइन हम कैसे करते हैं, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज m रोज, m रोज का मतलब है m नंबर ऑफ रोज है। m का जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 रो है, 2 रोज हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी रोज हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कितनी रोज हैं, m रोज, एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स will be m/n। जस्ट इसको लिखने की एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम कह देते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है बेटा। ऑप्शन क्या है, 1 3 एंड 4। ओके, अगर बेटा आपके पास आता है कि 1 3 4 कौन सा मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट तो आपके पास ये है कंडीशन कि इसमें नीचे ऑप्शंस किस कौन सी ऑप्शन है। क्या हमारे पास है कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, स्क्वायर है, ठीक है, या हमारे पास डी ऑप्शन हम कोई भी लिख लेते हैं, अदर देन रेक्टेंगुलर लिखते हैं अभी तो, और डी ऑप्शन हमारे पास है ऑल, बोथ या ऑल लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉलम भी नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, ऑल भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास आता है कि ये सी है रेक्टेंगुलर और डी हमारे पास है बोथ ए एंड बी,
तो हम किसको टिक करेंगे, बोथ ए एंड सी को टिक करेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है। दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, ये रो मैट्रिक्स भी होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन डिपेंड किस पे करता है बेटा कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी गिवन है। अगर तो रो और रेक्टेंगुलर दोनों गिवन है तो हम रो को भी टिक कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर को भी टिक कर सकते हैं। अगर इसके साथ ऑप्शन गिवन है बोथ ए एंड सी की, मींस के उन दोनों ऑप्शन की है, तो आप दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे, ये रो भी होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी बेटे, और यहाँ पे किसी ने पूछा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बेटा क्लियर है? इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की एग्जांपल ए इक्वल 2 1 3 5 7 8 एंड बी इक्वल 3 1 7, सी इक्वल 2 1 3। हमने इन तीनों मैट्रिक्स का बेटे ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर डिफाइन करना है। कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे रो 1, यहाँ एरो लगाएंगे और लिखेंगे रो 2। इट मीन इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2। अब हम एरो लगाएंगे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। मैट्रिक्स के बाहर आप एरो लगाएंगे और उसे डिफाइन करेंगे। हो सकता है बेटे मैट्रिक्स के बाहर हम एरो लगाएंगे और इसे डिफाइन करेंगे क्या कि ये हमारे पास क्या, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इतने नंबर ऑफ रोज हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल 3। अब हम लिखेंगे नीचे ऑर्डर ऑफ ए, मींस के ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो पहले आपने लिखना है बेटा नंबर ऑफ रोज, देन हमने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं बेटा नवाब, बेटे आप कह रहे हैं रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता अगर ऑप्शन गिवन नहीं। हाँ जी, अगर ऑप्शन गिवन नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता बेटा। अगर ऑप्शन ही रो की गिवन है तो फिर रो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए होगा 2/3। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम C1, C2 एंड C3। तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास होगा 1/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज रो 1, रो 2 एंड रो 3 और कॉलम हमारे पास है ओनली 1 कॉलम C1। तो ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा हमारे पास 3/1। मीन्स के पहले हमने नंबर ऑफ रोज को लिखना है और फिर हमने किसको लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ओके, हाँ जी, आई थिंक आज इतना ही काफ़ी है या बेटा नेक्स्ट हम पढ़ लें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। पहले आप मुझे बताएं आप में से कितने बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 1.1 के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कहा था सॉल्व करने के लिए, तो आपने कितने बच्चों ने वो सॉल्व किए हैं आप मुझे बताएं बेटा, और सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। नहीं बेटा, रो मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर सेम नहीं है। हर रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो सकता है लेकिन हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो हमारे पास है 0 1 3 2 1 7 और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 एंड 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बेटा रो भी है और रेक्टेंगुलर भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही रो है तो ये हमारे पास रो भी है और रेक्टेंगुलर भी है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, एवरी रो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर। हर रो मैट्रिक्स या वो रेक्टेंगुलर होगा, हर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, हाँ जी, ओके बेटा, ओके ओके, वेल डन। अगर किया तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन क्वेश्चंस में? ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज जो है वो हम आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात दोबारा। जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, वो अच्छे तरीके से करिएगा सॉल्व। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे बताइएगा। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।